हाँ, ग्रामीणवाद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ग्रामीणवाद संबंधी समस्याएं, यही यही चलना था। ये हो गया ये। हाँ, ग्रामीणवाद की समस्याओं में आक्रामकता की स्थिति। आक्रामकता का मतलब होता है काम ना करना, है ना, काम करने की प्रवृत्ति ना होना, उसको बोलते हैं आक्रामकता, है ना। व्यक्ति सोचता है काम नहीं करना पड़े, ऐसे ही चल जाए, है ना, बैठे बैठे जो है काम चलता रहे, काम उसको नहीं करना पड़े। तो ये स्थिति जो होती है आक्रामकता की स्थिति होती है। और ये किसके कारण से होती है? ये जो भाग्यवादी प्रवृत्ति है, व्यक्ति सोचता है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलना ही है ना, तो हम काम क्यों करें, है ना, हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। जो मिलना होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो तो मिलना ही है ना। तो ऐसी स्थिति के कारण जो है, ऐसी सोच के कारण व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, और इसी को कहते हैं काम आक्रामकता की स्थिति। ग्रामीण जीवन शैली जो है, वहां पर ईर्ष्यालु प्रवृत्ति पाई जाती है। व्यक्ति जो है को ईर्ष्या होती है, जलन होती है ना। एक व्यक्ति जो है प्रोग्रेस कर रहा है ना, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको लगता है कि यार ये आगे क्यों बढ़ रहा है ना। अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन सामने वाला आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैं बढ़ूं नहीं बढ़ूं, है ना, उससे ज्यादा मतलब नहीं है ना। तो उसको बोलते हैं ईर्ष्यालु प्रवृत्ति। रूढ़वादी प्रवृत्ति, बहुत सारी जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, बहुत वर्षों पुरानी, आज भी चलती रहती हैं, है ना। और वो तर्क संगत हो या नहीं हो, लेकिन लोग ग्रामीण जीवन शैली के अंतर्गत लोग उनको मानते हैं और उनको अपनाते हैं, है ना। कूपमंडूक की स्थिति का मतलब होता है कुएं के मेढक की स्थिति। कूपमंडूक, कूप मतलब होता है कुआं, मंडूक मतलब मेढक, उसको कहते हैं कुएं का मेढक होना। कुएं का मेढक मतलब जो कुएं का मेढक होता है उसको ये लगता है कि यही पूरा संसार है, मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं, है ना। मतलब वो कुएं को ही जो है पूरी दुनिया मानता है। तो ग्रामीण जीवन शैली जो होती है उसमें गांव में जो भी लोग हैं उसको लगता है कि बस इतना ही है दुनिया, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा अच्छा हो गया, मतलब उसकी स्थिति अच्छी हो गई, तो फिर वो समझता है कि मैं तो सबसे ऊपर हूं, मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है ना। तो इससे जो है क्या होता है कि ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता है। कूपमंडूक की स्थिति जो होती है उसमें व्यक्ति सोचता है कि मैं हूं तो कोई नहीं, मतलब मेरे बराबर कोई नहीं है ना, पूरे विश्व में मैं ही सर्वोपरि हूं, सबसे ऊपर है ना। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है थोड़ा सा उस लेवल का प्रयास करता है, इसके बाद फिर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। ये ग्रामीण जीवन शैली की एक बहुत बड़ी विसंगति है, बहुत बड़ी समस्या है कि व्यक्ति जो है उसकी सोच बहुत सीमित हो जाती है, वहीं तक सीमित हो जाती है, गांव तक सीमित हो जाती है। वो ज़्यादा आगे विकास के लिए प्रयास नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि पूरा जो गांव है इसके बाहर कुछ भी नहीं, पूरा विश्व जो है इसी में समाया हुआ है ना। और मैं गांव में अच्छी स्थिति में हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं सर्वोपरि, है ना। तो इसी को कूपमंडूक की स्थिति कहा जाता है, और ये कहीं ना कहीं विकास में बाधक बनती है ना, डेवलपमेंट के लिए जो है ये बाधा है, बैरियर। गतिहीनता, गतिहीनता का मतलब किसी तरह की मोबिलिटी ना होना, यानी आना जाना ना होना, स्थायित्व होना, एक ही जगह स्थिर होना, उसको बोलते हैं गतिहीनता, है ना। इमोबिलिटी यानी आना जाना, इधर बहुत ज़्यादा जो है घूमना फिरना नहीं हो पाता है, लोगों के पास ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि परिवहन के साधन सीमित हैं, संचार के साधन सीमित हैं, इसलिए जो है लोग जो है ज़्यादा आना जाना नहीं कर पाते हैं। इसे अब सिटी में देखेंगे, सिटी में क्या होता है कि संचार के साधन बहुत हैं, व्यक्ति सुबह यहाँ पर है और शाम तक पता नहीं कहाँ पहुँच जाए, ये साधन इतने ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो है ऐसा नहीं हो पाता है ना।
ग्रामीण जीवन शैली है, जो ग्रामीणवाद है, वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पाती है, यानी गतिशीलता ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि संचार के साधन, परिवहन के साधन बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। पारस्परिक संघर्ष की स्थिति, गांव के जो लोग होते हैं, वहाँ की जो जीवन शैली है, उनमें संघर्ष एक हिस्सा बन गया है। उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, अलग अलग कारणों से, छोटे छोटे कारणों से जो है, छोटी छोटी वजह रहती है, वजह बहुत बड़ी नहीं रहती है, मतलब झगड़े की अगर वजह देखा है तो बहुत छोटी रहती है, लेकिन बात बात पर जो है गोली चल जाती है ना। गांव में आप इधर चले जाएं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और इधर बुंदेलखंड वाला एरिया, तो वहां पर जो है जरा सी बात में मर्डर हो जाते हैं। मतलब बात बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है। अगर व्यक्ति जो है उसको इग्नोर करता तो कर सकता था, लेकिन नहीं किया और इतना बड़ा मैटर हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो झगड़े बात बात में हो जाते हैं। तो ग्रामीण जीवन शैली जो है उसका एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है झगड़ा, संघर्ष, है ना। सुबह शाम तक जो है पता नहीं किन किन के बीच में झगड़े हो जाते। कुछ लोग जो है ऐसी प्रवृत्ति होती, झगड़ालू प्रवृत्ति, है ना। कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, सोच हो जाती है कि उनको झगड़ा करना है ना। तो इस तरह से, और झगड़े के ज़्यादातर कारण जो होते हैं वो जमीन को लेकर के विवाद ज़्यादा होते हैं, है ना। और जमीन है, संपत्ति है, इसको लेकर के ज़्यादातर विवाद होते हैं वहाँ पर, है ना, बंटवारे को लेकर के। विकासवादी सोच का अभाव, ग्रामीण जीवन शैली जो है उसमें प्रगतिशीलता नहीं पाई जाती, मतलब जो सोच होती है वो विकासवादी नहीं होती, व्यक्ति आगे बढ़ने का उतना ज़्यादा प्रयास नहीं करता है। वही मैंने बताया कि कूप मंडूक की स्थिति इसका रीजन है। व्यक्ति ये सोचता है कि भाई बस गांव में हमारी स्थिति ठीक ठाक है, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरीके से जो है आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको सोच जो है ज़्यादा आगे की नहीं होती। परिवर्तनों सोच का अभाव, गांव में जो है स्थिरता पाई जाती है, परंपरावादी प्रवृत्ति पाई जाती है, उनमें परिवर्तन व्यक्ति नहीं करना चाहता ना, परिवर्तन नहीं करना चाहता। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इससे बहुत सारे मतलब उनमें से कारण परंपराएं हैं, है ना। प्राचीन जो परंपराएं हैं और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो जो है वो सोचते हैं कि भाई ये जो हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनकी परंपराएं हैं, हम अगर इनका उल्लंघन करेंगे या इनको नहीं मानेंगे तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे, है ना, तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये बहुत सारे रीजन इसके बताए जाते हैं कि वो ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, है ना। जो चीज़ें चल रही हैं, जैसी चल रही हैं वैसी चलती रहें, ऐसी सोच वहाँ पर होती है। और परिवर्तन नहीं होने के कारण वहाँ पर विकास नहीं हो पाता। जिन मैंने पहले कई बार बताया है कि परिवर्तन और विकास दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, है ना। परिवर्तन और विकास दोनों पूरक माने जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि बिना परिवर्तन के विकास नहीं हो सकता है ना। अगर आपको विकास चाहिए तो परिवर्तन करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होते, चेंज नहीं होते, इसलिए डेवलपमेंट नहीं होता, विकास नहीं होता है। ऐसी सोच नहीं है उनकी, है ना, परिवर्तन उनकी सोच नहीं है, इसलिए विकास संभव नहीं हो पाता। निरक्षरता यानी साक्षरता बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से जो है जागरूकता नहीं पाई जाती, अवेयरनेस की कमी पाई जाती है। हाँ, लोगों में जो है अवेयरनेस की कमी का कारण है साक्षरता ना होना। अत्याधुनिक तकनीक से अनभिज्ञता, अत्याधुनिक जो तकनीक है, नई नई जो तकनीकें हैं उनकी जानकारी उनको नहीं होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये जो तकनीक है इसका जो प्रसार है वो बहुत बाद में पहुंचता है। सबसे पहले सिटी में उसका प्रसार होता है ना, और फिर धीरे धीरे जो है गांव में पहुंचता है। और कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं परंपरावादी कि गांव में जो है जो चीज़ें चल रही हैं लोगों को पता है, लेकिन उनको नहीं अपनाना है, वो पुरानी चीज़ों पर ही भरोसा करते हैं। ठीक है, तो जो नई चीज़ें हैं, अत्याधुनिक जो तकनीक है, उनको जो है ये अपनाने से दूर भागते हैं या नहीं अपनाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये ग्रामीणता या जो ग्रामीणवाद है उसके बारे में मैंने चीज़ें बताई हैं। और इसमें आपको
ग्रामीणवाद का कंक्लूजन आपको कैसे लिखना है उसके बारे में मैंने बताया है कि जो ग्रामीणवाद है इसको लेकर के जो लोगों में नकारात्मक प्रवृत्ति आई है ना। देखो पहले जो है लोग गांव को अच्छा मानते थे, लेकिन आज नई जो पीढ़ी है उनमें गांव के प्रति जो है एक नकारात्मक भाव आ गया है। तो उसको जो है सकारात्मकता में बदलने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर है वो उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे लोगों में जो है गांव के प्रति, ग्रामीण जीवन पद्धति के प्रति जो है एक सकारात्मकता का भाव आए। यानी वहाँ पर अगर अच्छी चीज़ें होंगी, सुविधाएं होंगी, तो लोगों के मन में आएगा कि भाई गांव भी अच्छी चीज़ है। और सुविधाएं अगर शहरी सुविधाएं हैं वो अगर गांव में हो जाएंगे तो व्यक्ति जो है गांव से फिर शहर में आएगा नहीं, क्योंकि सिटी में जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे टेंशन है। गांव में उतने टेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि सुविधाएं नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, तो मजबूरी में व्यक्ति जो है सिटी में आता है और फिर उसके गांव के प्रति जो है वो नकारात्मकता का भाव आ जाता है ना। तो गांव के प्रति जो नकारात्मकता का जो भाव है, ग्रामीण जीवन शैली के प्रति जो लोगों में नकारात्मक भाव आ गया, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है गांव में सुविधाओं का अभाव, गांव में रोजगार के साधनों का अभाव, गांव में बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, इस तरह की समस्याएं। तो इन समस्याओं का अगर सरकार निराकरण करेगी, गांव को सर्व सुविधा संपन्न बनाएगी, है ना। एक कार्यक्रम बीच में मैंने जिक्र किया, पूरा कार्यक्रम, पूरा ये कॉन्सेप्ट है भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो उसमें ये बताया था कि जो शहरी जो सुविधाएं हैं उनको जो है गांव में उपलब्ध कराने का कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ये कॉन्सेप्ट है पूरा। इसका क्वेश्चन भी 2 बार MPPSC मेंस में पूछा गया है। तो इसका जो है आप उल्लेख ग्रामीणवाद के कंक्लूजन में कर सकते हैं। आई बात समझ में? ग्रामीणवाद का कंक्लूजन आपको लिखना है, तो वहां कहीं ना कहीं जो इसका मेंशन कर सकते हैं कि शहरी जो सुविधाएं हैं उनको गांव में उपलब्ध कराने के संबंध में जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको लागू किया जाना चाहिए, है ना। मतलब अगर सिटी की सारी सुविधाएं, हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि सारी सुविधाएं जो है गांव में पहुंच जाएं, ऐसा संभव नहीं, लेकिन कुछ हद तक पहुंच सकती हैं। सर, हाँ, आइंस्टीन की कोटेशन थी, लालच मनुष्य के अंदर जहर उत्पन्न करता है। तो ये ग्रामीणवाद से अपन जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, लालच का कैसे मतलब? लालच हमारी इच्छाएं जागृत हो रही है, तभी हम मोबाइल की ओर, ये सिटी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नहीं, लालच देखो, केवल लालच से इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि व्यक्ति को आगे बढ़ने की सोच तो रखनी पड़ेगी ना। भाई ये व्यक्ति आगे अगर नई जो चीजें हैं उनका उपयोग नहीं करेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। मतलब उसमें लालच के साथ साथ जो है आगे बढ़ने की सोच भी होती है। व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा? रोजगार के लिए जो है सिटी में आता है, फिर जैसे सिटी में आया, रोजगार उसको मिला तो उसको मोबाइल भी चाहिए, क्योंकि फिर वो कांटेक्ट करना है ना। जैसे किसी कंपनी में काम कर रहा है, भाई कंपनी वाले कांटेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे उसको, तो उसको जरूरत बन जाती है ना आगे बढ़ने के लिए। सब चीज़ें जरूरी है ना। लालच तो एक अलग चीज़ हो गई, है ना। लालच के लिए व्यक्ति जो है कुछ अनैतिक काम करता है, वो उससे हम उसको जोड़ेंगे, इसको लालच से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि विकास के लिए चीज़ें जरूरी होती हैं। तो ये मैं बता रहा था कि गाँव के प्रति, ग्रामीण जीवन शैली के प्रति जो नकारात्मकता का भाव आया है, उसको सकारात्मकता में बदलने के लिए सरकार को पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसके तहत शहरी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना चाहिए। यानी ग्रामीण क्षेत्रों को सर्व सुविधा संपन्न बनाना चाहिए। सभी तरह की सुविधाएं, सभी तरह की फैसिलिटीज, इम्यूनिटीज जो है रूरल एरियाज में पहुंच जाएंगी, तो व्यक्ति पलायन नहीं करेगा, सोच सकारात्मक हो जाएगी, क्योंकि गांव का जो जीवन होता है, जीवन पद्धति होती है, वो सुकून भरा होता है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा।
लेकिन चूंकि अब सुविधा नहीं है तो व्यक्ति मजबूर होकर के भागता है गाँव से, मजबूरी है कि वहाँ रहेगी, करेगा क्या। ये तो इन सब कारणों से, जो सुविधाएं नहीं है, इन कारणों से व्यक्ति में जो नकारात्मकता भाव आया है ग्रामीण जीवन शैली में, उसमें सकारात्मकता लाने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है ना। तो इस तरीके से आपको जो है उसका कंक्लूजन लिखना है ग्रामीणवाद के संबंध में। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है नगरवाद या नगरीयता। जैसे हमने ग्रामीणवाद संबंधी चीजें पढ़ी हैं, लगभग वही चीजें नगरवाद से संबंधित है। मतलब बहुत सारा मैटर जो है आप नगरवाद को पढ़ के या ग्रामीणवाद को पढ़ के नगरवाद में लिख सकते हैं, नगरवाद को पढ़ के ग्रामीणवाद में लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले नगरवाद को मैंने लिखा था, नगरवाद को कुछ कुछ मैटर मिला था, और नगरवाद के बेस पर मैंने पूरा ग्रामीणवाद का आंसर लिखा है, उसी बेस पर लिखा है, क्योंकि ग्रामीणवाद का मैटर नहीं मिला। तो पहले लिखा नगरवाद, नगरवाद को समझा क्या है, फिर नगरवाद को के आधार पर जो है ग्रामीणवाद के पॉइंट लिखे हैं, उसका मीनिंग लिखा है ना। तो ये इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था नगरवाद का इंट्रोडक्शन। नगरवाद, ग्रामीणवाद, नगरवाद दोनों का इंट्रोडक्शन एक साथ बताया था कल, मैंने कल या परसों बताया था। मैंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवस्थित अध्ययन के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र की अवधारणा प्रचलित है। इस अवधारणा ग्रामीण समाजशास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे ग्रामीणवाद एक शाखा है, और ग्रामीणीकरण है, और ग्रामीण नगर सातत्य है ना। तो इन अवधारणाओं में, इन कॉन्सेप्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रामीणवाद। वैसे ही आपको इसकी स्टार्टिंग करना है ना। जो नगरीय क्षेत्र हैं, अर्बन जो एरियाज हैं, उनका व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध सिस्टमैटिक अध्ययन, स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए नगरीय समाजशास्त्र की अनेक शाखाएं प्रचलित हैं, ब्रांचेस जो प्रचलित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है, सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा है वो है नगरवाद। फिर इसका अध्ययन किसने किया, इसके संबंध में जो नाम आते हैं उनके आपको नाम उल्लेख करना है। जैसे सबसे बड़ा जो नाम है वो है लुईस वर्थ। एक्चुअली ये नाम थोड़ा सा सही कर लेना है इसको, लुईस वर्थ। लुईस वर्थ ने जो है नगरवाद का कॉन्सेप्ट दिया, सबसे पहले इसका जिक्र किया है, व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया है। इनका जो ऐसे है, लेख है, उसका भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा। अर्बनिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, ये जो है इनकी पुस्तक का नाम है। 1939 में ये लेख है, ऐसे है, 1939 में ये जो है आया था, ये पब्लिश हुआ था। इसके अलावा नगरवाद के संबंध में अन्य जो थिंकर्स हुए हैं, उसमें नेल्स एंडरसन का नाम आता है, मॉरिस का नाम आता है। तो ये तीन नाम जो है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, ये स्टार्टिंग में लिखना है। पर्टिकुलर आपको 2 मार्क्स में इसके विचारक का नाम पूछ सकता है, किसने सर्वप्रथम इसके विचार दिए हैं, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया है, तो आपको लुईस वर्थ का उल्लेख करना पड़ेगा, और उनका जो ऐसे है, लेख है, उसका भी नाम आपको लिखना पड़ेगा। 2 मार्क्स में अगर जाता है कि नगरवाद का जो कॉन्सेप्ट है, अर्बनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको जो है नाम लिखना है, और उसके ऐसे का नाम लिखना है, लेख का नाम लिखना है, और उसमें डेट जो ईयर दिया हुआ 1939 उसका उल्लेख कर देना। ठीक है, तो 2 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। इसके बाद इसका मीनिंग, हाँ, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, वही लगभग जो हमने ग्रामीणवाद में चीजें पढ़ी हैं वही इसमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन है, इसका मीनिंग, लक्षण विशेषताएं, समस्या नहीं, इसमें एक कारक दिया है, कारक छूटा हुआ है, कारक
कारक आएगा समस्याएं और निष्कर्ष। इतनी चीजें जो है इसमें हमें पढ़ना। ठीक है, ये नगरवाद की स्टार्टिंग ऐसे करना है आपको, मतलब स्टार्टिंग आप कहां से करेंगे, नगरीय समाजशास्त्र से करेंगे, अर्बन सोशियोलॉजी से करेंगे ना। नगरों के व्यवस्थित अध्ययन के लिए नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत अनेक अवधारणाएं प्रचलित हैं। इनमें नगरवाद की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका प्रतिपादन या जिसके बारे में सर्वप्रथम विचार लुईस वर्थ द्वारा अपने लेख इसमें दिया गया। बस अन्य विचारक अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बस कोई जरूरत नहीं है। लुईस वर्थ का नाम आप लिखना। ठीक है, फिर इसका जो है आपको मीनिंग लिखना है। मैंने आप लोगों को ग्रामीणवाद का जो मीनिंग बताया था, लगभग उसी तरीके से नगरवाद का मीनिंग आपको लिखना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्रामीणवाद है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनमें गांव के प्रति जो एक सकारात्मक भाव होता है, एक जागरूकता होती है, एक चेतना होती है, एक भावना होती है, एक अच्छी भावना होती है, तो उसको हम बोल देते हैं ग्रामीणवाद। उसी तरीके से नगरीय क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं, नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों में अपने नगर के प्रति जो भावना है, भावना, जागरूकता, चेतना, सकारात्मक भाव जो विद्यमान होता है, उसे हम नगरवाद कह देते हैं। और ये नगरवाद एक जीवन पद्धति के रूप में भी व्यक्त होता है, मतलब एक भावना है उनमें और एक जीवन पद्धति भी है। इन दोनों को हम नगरवाद के रूप में देखते हैं। दोनों चीज आपको लिखना है। इसमें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के प्रति के परिणाम स्वरूप लोगों में नगरीय विशेषताओं से युक्त जीवन व्यतीत करने के प्रति विकसित भावनाएं, जागरूकता या चेतना को ही नगरवाद कहा जाता है। एक ये डेफिनेशन है। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, नहीं इसमें एक ही है, दो उसमें दो लिखी है ना उसमें, हाँ इसमें एक ही है। तो उसमें मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मैंने बताई है नगरीय विशेषताओं से युक्त जो क्षेत्र हैं, यानी नगरीय क्षेत्र हैं, उनमें निवास करने वाले जो लोग हैं, उनमें नगरों के प्रति जो भावना है, जागरूकता है, चेतना है, वो है। इसके अलावा ये एक जीवन पद्धति भी है। नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की एक जीवन शैली भी नगरवाद के रूप में डिफाइन की जाती है, परिभाषित की जाती है। जो व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो उनमें जो रहन सहन की पद्धति है, जिस तरह से वो रहते हैं, है ना, खाना पीना है, बोलचाल है, उनका जो उनकी जो वेशभूषा होती है ना, खान पान होता है, खान पान, वेशभूषा, बोलचाल, है ना, ये सारी जो रहन सहन की जो पद्धतियाँ होती हैं, उनको भी हम नगरवाद के रूप में विकसित करते हैं। मतलब इसको फैशन के रूप में भी देखा जाता है ना। नगरों का फैशन भी एक नगरवाद है ना। नगरों में जो लोग रहते हैं, वहाँ का जो फैशन है, वहाँ का जो बोलचाल है, वहाँ का जो खान पान है, वहाँ की जो वेशभूषा है, इन सभी को मिलाकर के हम बोल देते हैं जीवन पद्धति, और यही जो है नगरवाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण नगरों का विकास होता है, नगरीय जीवन शैली तथा फैशन का आकर्षण और इसके प्रति जागरूकता, और इसी को बोल दिया जाता है नगरवाद। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण नगरों का विकास होता है। लोग जो है नगरीय जीवन पद्धति, नगरीय फैशन को अपनाते हैं, है ना, और ऐसा करने से उनमें जो है एक अच्छी भावना जागृत होती है उस नगर के प्रति, है ना, तो इसको हम नगरवाद बोलते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि इंदौर में जो लोग रहते हैं उनमें इंदौर के प्रति एक भाव है कि भाई इंदौर जो है स्वच्छ शहर है। मतलब जो भी इंदौर अलग अलग विशेषताएं होती हैं अपने शहर की, तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है ये कहने में हमें गर्व होता है ना। और इंदौर का पोहा जलेबी है इंदौर का जो खान पान है ना, इंदौर की जो कल्चरल लाइफ है, तो इसको लेकर के लोगों में गर्व है। तो ये जो गर्व है, ये जो भाव है हमारे अंदर, यही तो नगरवाद है ना। हमारा जो शहर है, हम शहर में रह रहे हैं, उस शहर की जो खास बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, उनको लेकर के हमारे मन में एक अच्छा भाव जागृत होता है
है ना, एक सकारात्मकता का भाव जागृत होता है। तो इसी को हम जो है, इस भाव को ही हम नगरवाद कहते हैं। इसके अलावा उस नगर की जो जीवन पद्धति है, रहन सहन है, बोलचाल है, खान पान है, इसको भी नगरवाद के रूप में कुछ लोगों ने परिभाषित किया है। तो दोनों को मिक्स करके हम लिख देते हैं ना, दोनों को मिक्स। दूसरी जो डेफिनेशन मेरे ख्याल से मिक्स करके लिखी हुई है मैंने, इसमें वो मेंशन नहीं है, इसमें बुकलेट में दूसरी डेफिनेशन वो मिक्स करके लिखी हुई है, जिसे एक जीवन पद्धति के रूप में व्यक्त किया जाता है। हाँ, दोनों चीजें उसमें मिक्स हैं, है ना। नगर के प्रति एक जो भावना है, एक जागरूकता, एक चेतना है, एक सकारात्मकता का भाव है, और इसे हम एक जीवन पद्धति के रूप में व्यक्त करते हैं, इसको नगरवाद कहा जाता है। तो ये इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से भी बता सकते हैं, है ना। ये इंग्लिश में भी है इंग्लिश वाले बच्चे नहीं तो कहें तो हमारे लिए तो है ही नहीं, है ना। तो वही चीज इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा है, बताई गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के माध्यम से जो है अट्रैक्शन होता है ना, और अवेयरनेस आती है किसके प्रति, अर्बन लाइफ स्टाइल एंड फैशन के प्रति अवेयरनेस आती है, और इसी से अर्बनिज्म या नगरवाद का विकास होता है, उद्भव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है इसके मीनिंग के संबंध में इसका डायग्राम। अच्छा, ये बाद में लिखा हुआ है, वही सोचिए कि दो अर्थ इसमें लिखे थे और एक गायब कहाँ हो गया, कभी कभी गायब हो जाता है ना। तो नगरवाद मूलतः एक भावना है जो नगर के वातावरण में रहने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है, जिसे एक जीवन पद्धति के रूप में देखा जा सकता है। तो दोनों मिक्स करके यहाँ पर लिखे हुए दोनों चीजें हैं, मतलब एक भावना भी है और उस भावना के कारण व्यक्ति उस पद्धति को अपना लेता है। भाई अगर किसी सिटी में कोई रह रहा है तो उस सिटी के प्रति उसमें एक अच्छी भावना होती है, तभी जो है उस नगर की जो जीवन पद्धति, रहन सहन का जो तरीका है उसको अपना लेता है। तो यही नगरवाद हो गया। ठीक है, तो आ गया समझ में। नगरवाद, ग्रामीणवाद, दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक चीज को आपने याद कर लिया है, दूसरी चीज आप वैसे उसके हिसाब से लिख सकते हैं। बस आपको याद क्या करना है, याद करना है कुछ फैक्ट, जो भी विचारक हैं उनके नाम आपको याद रखना है, कुछ जो पुस्तक वगैरह, लेख वगैरह है उनका नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है। बाकी चीजें तो लगभग वही है। इसके अलावा हमने जो ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय के बारे में पढ़ा है, वहां से भी कुछ पॉइंट हम ले लेते हैं, है ना। ग्रामीणवाद में ग्रामीण समुदाय के पॉइंट लेते हैं, नगरवाद जब लिखते हैं तो नगरीय समुदाय के पॉइंट लेते हैं, है ना। तो इन सभी को हम मिला करके और आंसर तैयार कर लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हालांकि ये नए कॉन्सेप्ट हैं सारे, आप लोगों के लिए सारी नई चीजें हैं ये, क्योंकि कभी आपने पढ़ी नहीं है ये, लेकिन फिर भी जो है इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। इसके बाद फिर इसके लक्षण विशेषताएं हैं। लुईस वर्थ द्वारा जो है कुछ इसके लक्षण विशेषताएं बताई गई हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसके लक्षण विशेषताएं बताई हैं। कभी अगर टफ क्वेश्चन आता है तो पर्टिकुलर विचारक का नाम दे करके भी पूछ सकता है कि लुईस वर्थ ने या जो और विचारक हैं उन्होंने किस तरह से इसके लक्षण विशेषताएं बताई हैं। तो ये एक्चुअली गलत लिखा, अल्पकालीनता है ना, ये आधा पा लिखा था, पूरा पाएगा। अस्थिरता या अल्पकालीनता, ये एक्चुअली संबंधों की बात है। जो नगरीय जीवन शैली होती है उनमें लोगों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनमें अस्थिरता होती है ना, स्थायित्व नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, बनते बिगड़ते रहते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था कि संबंध व्यवसायिक होते हैं। हमारा किसी से अगर काम है तो संबंध रहेंगे, काम निकल गया तो खत्म, है ना। इसको बोलते हैं अस्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती है। अल्पकालीनता इसी को कहते हैं। अल्पकालीनता अल्प समय के लिए रहते, कम समय के लिए संबंध रहते हैं, है ना, क्योंकि संबंध ज्यादातर प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल रिलेशन होते हैं। नगरीय क्षेत्र में, नगरीय जीवन शैली के अंतर्गत जो रिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोफेशनल। काम है तो रिलेशन है, काम निकल गया तो कोई रिलेशन नहीं, तो इसको कहते हैं अस्थिरता, अल्पकालीनता।
दिखावा ज्यादा होता है, कृत्रिमता, है ना, दिखावा ज्यादा लोग करते हैं, है ना, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो वेशभूषा को लेकर के हो, चाहे वो बोलचाल को लेकर के हो, चाहे जीवन स्तर को लेकर के, सभी में जो है दिखावा ज्यादा चलता है ना, संसाधनों की बात हो, है ना, सभी में दिखावा लोग करते हैं, इसको बोलते हैं कृत्रिमता, सुपरफिशियलिटी। अपरिचितता, 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 अपरिचितता का मतलब होता है कि लोग परिचित कम रहते हैं, मतलब क्योंकि बहुत बड़े बड़े शहर हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो परिचय कम ही लोगों से होता है ना, जो भी संबंध है लोगों के बीच जो रिलेशन होते हैं वो कम लोगों के साथ होते हैं, ज्यादातर लोग जो है अपरिचित होते हैं, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के साथ साथ जो है एक व्यस्तता ज्यादा है, लोग बिजी ज्यादा हैं, उनको समय नहीं मिलता है कि लोगों से संपर्क करें ज्यादा, है ना, बातचीत करने का ही समय नहीं रहता है, सुबह से निकलते हैं, शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से जो है जनसंख्या ज्यादा है, समय का अभाव है, इस वजह से लोगों में परिचय ज्यादा नहीं हो पाता है। सम्मेलन कभी हुए, कोई समारोह हुआ तो उसमें जो है मिलना जुलना होता है, वर्षों में होता है ऐसा, है ना, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि रोज ही मिलना है ना, तो परिचय चलता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो चीज कम पाई जाती है, जनसंख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से। फिर नेल्स एंडरसन एवं के ईश्वरन ने जो है कुछ विशेषताएं बताई। नेल्स एंडरसन, इनका नाम पहले भी हमने अभी पढ़ा था, इन्होंने भी नगरवाद के संबंध में विचार दिए हैं और कुछ विशेषताएं बताई हैं। इसके बाद के ईश्वरन, इन दोनों ने मिलकर के कुछ खास विशेषताएं बताई हैं नगरवाद की। इसमें मुद्रा अर्थव्यवस्था, नगरीय क्षेत्र में ज्यादातर नगरीय जो जीवन शैली है उसमें जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है, उसमें मुद्रा अर्थव्यवस्था का खास स्थान होता है। जो भी वस्तुएं यहाँ पर खरीदी जाती हैं, जो भी लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, वो मुद्रा के जरिए होता है, पैसे के जरिए होता है, रुपए के जरिए होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर वस्तु विनिमय चलता है, इसको बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज ना। ग्रामीण क्षेत्र में क्या चलता है? वस्तु विनिमय, बार्टर एक्सचेंज, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है, दी जाती है ज्यादातर। लेकिन शहरी क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं चलता है। कोई भी चीज हमें लेना है, देना है, उसके लिए पैसे, मुद्रा, रुपए का लेना देना करना होता है, तो इसको कहते हैं मुद्रा अर्थव्यवस्था, है ना। शहरी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है मुद्रा अर्थव्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं वस्तु विनिमय चलता है, वहां पर भी खैर मुद्रा से लेन देन होता है, लेकिन वस्तु विनिमय भी चलता है, लेकिन यहाँ पर वस्तु विनिमय कोई रोल नहीं होता। लिखित प्रमाण, दस्तावेज, जो भी दस्तावेज यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जो भी प्रूफ यहाँ पर दिए जाते हैं, वो लिखित रूप में होते हैं, है ना। उसका एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे यहाँ पर कोई भी डील होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई समझौता होता है, तो लिखित रूप में होता है। स्टाम्प पेपर पर उसको लिखते हैं, बोलते हैं स्टाम्प, है ना। 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये ना, या उससे और ज़्यादा कि स्टाम्प पेपर पर जो है कोई भी डील की जाती है, समझौता किया, एग्रीमेंट किया जाता है, और उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं कि भाई आपको, ये सब किराएदार है तो उसकी जो एग्रीमेंट होता है ना, 11 महीने का होता है मेरे ख्याल से ना, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, फिर उसको आगे बढ़वाया जाता है ना। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई साथ में व्यापार या कोई व्यवसाय करना चाह रहा है तो उसके लिए भी एग्रीमेंट होता है, डील होती है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें यहाँ पर की जाती है नगरीय क्षेत्रों में, वो लिखित रूप में की जाती हैं और प्रमाणिक रूप से की जाती हैं, ताकि जो है आगे कानूनी अड़चने ना आए, कानून का सहारा हम ले करके जो है न्यायालय से मांग सकें। आविष्कार एवं प्रविधियों की विविधता, यहाँ पर नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई पद्धतियां, नई नई तकनीकें यूज की जाती हैं, जिससे जो है हमारा जो जीवन है वो सुविधाजनक हो जाता है ना। सुविधाएं बढ़ जाती हैं, नई नई तकनीकों के विकास से, नए नए आविष्कारों का जो यहाँ पर आविष्कार होते हैं, उससे जो है नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं का विकास होता है।
नगरीय क्षेत्र का विकास होता है और लोगों को जो है काफी सुविधा होती है रहने में। संगठित तथा सुदृढ़ प्रशासन, नगरीय क्षेत्रों में जो प्रशासन होता है वो काफी सुदृढ़ होता है, संगठित होता है और उसके द्वारा जो है नगरीय क्षेत्र में जो भी सुविधाएं हैं वो सारी व्यवस्थित रूप से पहुंचाई जाती हैं। सांस्कृतिक आविष्कार, क्योंकि तकनीकी आविष्कार होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं तकनीकी क्षेत्र में, तो यहाँ पर संस्कृति के क्षेत्र में भी आविष्कार होते हैं, नई नई संस्कृतियां जो है यहाँ पर विकसित होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग समाजों के लोग रहते हैं ना। सांस्कृतिक आविष्कार का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मैंने कई बार पहले ही बताया है कि अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आके रहते हैं, है ना। यूपी से आके रह रहे हैं, बिहार है, साउथ से आके रह रहे हैं, है ना, उधर पंजाब है, हरियाणा है ना? तो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से लोग आकर यहाँ रहते हैं, तो उनकी अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, तो एक नई संस्कृति जन्म ले लेती है। इसको कहते हैं सांस्कृतिक आविष्कार, है ना। मतलब मिक्स संस्कृति, मिश्रित संस्कृति हो जाती है, मिक्स कल्चर हो जाता है ना। सभी का मिला करके एक नया कल्चर विकसित हो जाता है, इसको कहते हैं सांस्कृतिक आविष्कार। ठीक है, ये नगरीय क्षेत्र में होता है, शहरी क्षेत्र में नहीं होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो है लिमिटेड लोग रहते हैं, वहीं के लोग रहते हैं, कोई अलग से नहीं आता है वहां पर। इसके बाद अन्य विशेषताएं, कुछ अन्य विशेषताओं में श्रम विभाजन का बृहद रूप। श्रम विभाजन का बृहद रूप का मतलब यहाँ पर ये होता है, ये भी मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है उसमें हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा काम जानता है ना। एक व्यक्ति जो है हर तरह का काम कर लेता है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें विशेषीकरण पाया जाता है, स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। यानी एक व्यक्ति वही काम करता है जिसमें वो विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट है। एक व्यक्ति एक ही काम करता है और वो उसमें स्पेशलिस्ट होता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि एक व्यक्ति को हर काम थोड़ा थोड़ा आता है ना। वो लाइट भी सही कर लेगा, नल फिटिंग भी कर लेगा, मतलब जो भी काम उसके सामने आएगा वो करने का प्रयास करेगा, भले ही नहीं हो, कभी कभी जो है वो बनने की वजह बिगड़ जाता है काम, है ना, वो बात की बात है, लेकिन करते जरूर है। लेकिन यहाँ पर जो है नहीं, जो उसका काम है वही करेगा, दूसरे व्यक्ति नहीं करेंगे, तो इसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण यहाँ पर पाया जाता है। उच्च गतिशीलता पाई जाती है। गतिशीलता मतलब आना जाना ज्यादा होता है, वही परिवहन का साधन ज्यादा है, संचार के साधन ज्यादा होने के वजह से गतिशीलता यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, मोबिलिटी ज्यादा पाई जाती है ना। परिवर्तनों के प्रति आशावादी दृष्टिकोण, परिवर्तनों के प्रति आशावादी दृष्टिकोण, जो भी परिवर्तन होते हैं उनके प्रति दृष्टिकोण यहाँ पर सकारात्मक होता है। यानी व्यक्ति जो है परिवर्तन के प्रति जागरूक होते हैं, यानी परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं, नई नई चीजें जो है यहाँ पर अपनाई जाती हैं, है ना, और इससे जो है विकास को बढ़ावा मिलता है। व्यक्तिवादिता, ये भी हमने कई बार पढ़ा है, इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद मतलब केवल अपने बारे में विचार करना, है ना, केवल अपने बारे में, अपने विकास के बारे में सोचना, है ना, पूरे समाज या पूरे परिवार के बारे में नहीं सोचना, ये जो है व्यक्तिवादिता के बारे में है। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया पहले। फिर आते हैं उत्तरदायी कारक, जैसे हमने ग्रामीणवाद पढ़ा है, उसके उत्तरदायी कारक पढ़े हैं, वैसे नगरवाद के भी उत्तरदायी कारक हैं। मैंने ग्रामीणवाद के उत्तरदायी कारकों में नगरीय क्षेत्र की जो बुराइयां थी वो और ग्रामीण क्षेत्र की अच्छाइयां, दोनों को मिक्स करके बताया, है ना। और यहाँ पर नगरीय क्षेत्र की आपको जो है अच्छाइयां बताना है ना। जितनी भी नगरीय क्षेत्र की अच्छाइयां हैं वो आप जो है यहाँ बताएंगे। फिर इसकी जो समस्याएं हैं उसमें नगरीय क्षेत्र की बुराइयां लिख देंगे हो गई, है ना। आई बात समझ में? हमने नगरीय समुदाय पढ़ा है, तो नगरीय समुदाय में हमने जो है अच्छी बातें भी पढ़ी हैं और बुरी बातें पढ़ी हैं। तो नगरीय समुदाय में जो बुरी बातें पढ़ी हैं उनको यहाँ पर लिख दो, जो बुरी बातें हैं वो उसकी समस्याओं में लिख दो, हो गया नगरवाद, है ना। कुछ अलग से पॉइंट नहीं आते, लगभग वही सब पॉइंट चलते रहते हैं। आरामदायक तथा सर्व सुविधा संपन्न नगरीय जीवन अच्छी चीज है। मतलब गांव नगर का जो जीवन होता है वो सर्व सुविधा संपन्न होता है, तो इसका एक अट्रैक्शन है। जैसे मैंने भी बताया कि गांव से व्यक्ति सिटी में क्यों आता है, क्योंकि सिटी में ये सुविधाएं हैं, है ना। अगर बीमार कोई व्यक्ति हो जाता है तुरंत हॉस्पिटल आपको पास में मिल जाएगा। गांव में
आपको कम से कम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब कोई हॉस्पिटल अच्छा मिल जाए, वही बड़ी बात। मतलब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दायरे में भी जो है अच्छा हॉस्पिटल मिलना मुश्किल है। अभी भतीजा मेरा यही रहता है, उसको हो गया था डेंगू। अब डेंगू हो गया तो वहाँ जब पता किया छतरपुर में, तो छतरपुर में पता चला कि डेंगू का इलाज ही नहीं होता है छतरपुर में। अब आप सोचो, अब हमने सोचा कि वहाँ भेज देंगे तो थोड़ा देख रेख अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ पता किया तो डेंगू का बोली छतरपुर में इलाज ही नहीं तो यहीं पर भर्ती कराया उसको। ये हालत। तो छतरपुर जिला है, पुराना जिला है, बड़ा जिला है, लेकिन वहाँ पर जो है ऐसा बोल रहे हैं, पता नहीं वो सही है गलत, जो भी हुआ मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि डेंगू का इलाज नहीं होता है? नहीं है। अच्छा, आपको मालूम है? अच्छा, पता नहीं कैसे बोलते हैं, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। डेंगू कोई बहुत बड़ा कोई रोग तो है नहीं। देख तो देते हैं सर, विजय पथौड़ी डॉक्टर सर, तो देख तो लेते हैं सर, लेकिन मतलब पर्सनली सर हाँ, मतलब प्रॉपर नहीं होता होगा। नहीं होता। बोले कि वो जैसे वहाँ कोई पेशेंट जाते हैं तो ग्वालियर वो झांसी रेफर कर देते हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है छतरपुर, ऐसा छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं। तो ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर रहती है ग्रामीण क्षेत्र में ना। अब सिटी, बड़ी बड़ी जो सिटी हैं वहाँ पर तो सब सुविधा संपन्न है, कोई भी बड़ी बड़ी बीमारी हो उसका भी ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे इंदौर में तो बॉम्बे जैसा इलाज होता है, बॉम्बे हॉस्पिटल में बॉम्बे जैसा इलाज हो रहा है ना, बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं। तो ये सुविधाएं रहती है, इन सुविधाओं के कारण जो है इसका अट्रैक्शन रहता है। इसकी वजह से लोग जो है नगरीय क्षेत्र में आते हैं और इससे नगरवाद का विकास होता है। तो ये कारक है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य की उत्तम सुविधा, वही मैंने बताया अभी, शिक्षा की सुविधाएं हैं, मतलब अच्छे अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, है ना, तकनीकी संस्थान हैं, तो इसके लिए जो है लोग सिटी में आकर के रहते हैं, है ना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत प्रॉपर है ना, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, है ना, मेडिसिन वगैरह जो है प्रॉपर मिल जाती हैं, है ना, छोटी जगह में मतलब दवाइयाँ मिलना बहुत मुश्किल होती हैं, ठीक है। तो इससे जो है लोग नगरीय क्षेत्र में आकर के निवास करते हैं और इससे जो है नगरवाद का, नगरीय जीवन शैली का विकास होता है। रोजगार के अच्छे साधन हैं, कई बार इसका जिक्र हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा जो है शहरी क्षेत्र में रोजगार के साधन बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे साधन हैं। तो इसकी वजह से जो है रोजगार की तलाश में व्यक्ति जो है नगरीय क्षेत्र की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। यातायात तथा संचार साधनों की उत्तम व्यवस्था नगरीय क्षेत्र में पाई जाती है और इस कारण से भी जो है लोगों का अट्रैक्शन नगरीय क्षेत्र की ओर ज़्यादा होता है। आगे बढ़ने तो विकास के अच्छे अवसर होते हैं नगरीय क्षेत्र में, आगे बढ़ने के विकास के अच्छे अवसर होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे साधन हैं, रोजगार के साधन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, और विविधता है, रोजगार की विविधता है। मतलब व्यक्ति यहाँ पर आकर के जो है नौकरी भी कर सकता है, कोई रोजगार भी अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकता है। तो बहुत सारे अवसर यहाँ पर मिलते हैं, इससे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। रूढ़वादी सोच के स्थान पर प्रगतिशील सोच को बढ़ावा। रूढ़वादी सोच, यहाँ पर सोच आएगा, के स्थान पर प्रगतिशील सोच को बढ़ावा। ग्रामीण क्षेत्र में रूढ़वादिता पाई जाती है, वहाँ पर परंपरावादी सोच पाई जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की बात नहीं की जाती है। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो है, शहरी क्षेत्र का जो एटमॉस्फेयर है वो परिवर्तन उन्मुखी होता है, प्रगतिशील होता है, यानी हर व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोग भी हैं जो बहुत प्रगतिशील हैं, यानी उच्च पदों पर कार्यरत हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस कर ली है, तो उनको देख करके लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने गांव में बताया कि गांव में कुछ ही लोग रहते हैं जो उनकी स्थिति ठीक रहती है, तो वो व्यक्ति सोचते हैं कि भाई हमें अब ज़्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो सभी ऊपर हैं, हम कहाँ आगे बढ़ेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा, जितना बड़ा शहर उतने ज़्यादा लोग, उतने ज़्यादा प्रगतिशील लोग होते हैं, तो उनको देख करके
लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये जो है प्रगतिशील सोच इस तरह से यहाँ पर पाई जाती है। जाति प्रथा की कठोरता के स्थान पर सहिष्णुता का भाव पाया जाता है। जाति प्रथा नहीं पाई जाती है, ऊंच नीच का भाव यहाँ पर नहीं पाया जाता है, छुआछूत नहीं पाई जाती है, और सभी जातियों में, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव पाया जाता है, एक टॉलरेंस का भाव पाया जाता है, यानी सभी में जो है एक समानता का भाव पाया जाता है, सभी में प्रेम का भाव पाया जाता है, सभी धर्मों में। कानून व्यवस्था की समुचित व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा की एक उचित व्यवस्था जो है ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में होती है। तो ये भी एक अट्रैक्शन का आधार माना जाता है, कारक माना जाता है। अत्याधुनिक तकनीकों का प्रचलन, नई नई तकनीकें जो है यहाँ पर प्रचलित होती हैं, है ना, हर क्षेत्र में अलग अलग तकनीकें, नई नई तकनीकें जो है विकसित होती है। जैसे मैंने बताया है कि कोई भी नया फैशन आता है, कोई भी नई तकनीक आती है, वो सबसे पहले सिटी में आती है ना। तो यहाँ पर जो है नई नई तकनीकें प्रचलित होती हैं, और वो जो है इन तकनीकों से व्यक्ति का जो जीवन है वो सुविधाजनक हो जाता है, सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, जीवन जीना आसान हो जाता है। इनकी वजह से बाजारों की उपलब्धता होने से आवश्यकता की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में बाजार बहुत दूर रहते हैं, जैसे जहाँ व्यक्ति गांव हैं जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर बाजार ही नहीं मिलते, वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें रहती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और बाजार अगर उसको कुछ खरीदने जाना है तो दूर जाना पड़ेगा, कम से कम 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब जो है मार्केट उसको मिलेगा, बड़ा मार्केट। और कई जगह तो ये फिक्स रहता है कि भाई एक दिन मार्केट लगता है, हफ्ते में जो है एक दिन मार्केट लगता है, ये भी रहता है। आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र होता है तो एक पर्टिकुलर टाउन वाला, जैसे हमारे यहाँ पर बारीगढ़ है तो वहाँ पर फ्राइडे को मार्केट लगता है, ठीक से, मतलब शुक्रवार को, फ्राइडे को जो है एक दिन, हफ्ते में एक दिन मार्केट लगता है, जिसमें लोग जो है आसपास के गांव के आते हैं। जैसे किसी को अपना मतलब अनाज बेचना है, कुछ खरीदना है, सब्जी वगैरह खरीदना है, वस्तुएं खरीदना। वैसे तो टाउन में पर डे लगा रहता है मार्केट, लेकिन ये बड़ा मार्केट होता है तो एक दिन लगता है, तो उस दिन जो है लोग वहाँ पर आसपास के लोग आते हैं और हर वस्तुएं खरीदते हैं। तो ये स्थिति रहती है। सिटी में जो रोजी मार्केट है ना, कभी भी आप चले जाओ, कुछ भी खरीद के आ जाओ, है ना, तो ये समस्या नहीं आती है। नगरीय क्षेत्र में मार्केट की उपलब्धता ज़्यादा रहती है। ठीक, फिर ये आवास की समस्या, देखो मैंने बताया था नगरीय क्षेत्र की जो समस्या है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। नगरवाद की समस्याओं में नगरीय समुदाय की समस्याएं आपको लिखना है ना। नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, सभी को रहने के लिए जनसंख्या ज़्यादा है और एरिया कम है, क्षेत्र कम है ना, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जो है लोगों को आवास की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और आवास की समस्या की वजह से जो है इसी से जुड़ा हुआ है मलिन बस्तियों का विकास, है ना। आवास की समस्या होने से व्यक्ति जो है गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, है ना, गंदी बस्तियों का विकास हो जाता है। जैसे इंदौर के आसपास ये बहुत बड़ी समस्या है। इंदौर के आसपास मलिन बस्तियां, गंदी बस्तियों का विकास होता है। गंदी बस्तियों के विकास से प्रॉब्लम क्या आती है, बीमारियां बढ़ जाती है, स्वास्थ्य की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर गंदगी बहुत होती है और गंदगी वही करते हैं जो वहाँ रह रहे हैं, वही गंदगी करते हैं, ठीक है। तो मलिन बस्तियों की विकास का दुष्परिणाम क्या होता है, स्वास्थ्य की समस्या, अनेक रोगों से लोग ग्रसित हो जाते हैं, गंभीर बीमारियां उनको हो जाती हैं, है ना। सामाजिक विघटन नगरीय क्षेत्र में क्यों होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रख पाता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यस्तता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है व्यक्ति के पास, तो उसके पास समय नहीं है कि समाज के अन्य लोगों के साथ संपर्क कर पाए, तो इससे जो है वो समाज से धीरे धीरे अलग होने लगता है। उसको बोलते हैं सामाजिक विघटन की समस्या। व्यक्तिगत पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन के साथ साथ व्यक्तिगत पारिवारिक विघटन भी हो जाता है। व्यक्तियों से जो है वो अलग हो जाता है, दूर होता जाता है ना, परिवार से अलग होने लगता है। इसका एक कारण और भी है कि व्यक्ति जो है खर्च ज्यादा होने की वजह से कुछ अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है ना। बहुत ज्यादा खर्च है तो उसको किस तरीके से खर्च निकालना है
उसकी पूर्ति करना है तो वो अनैतिक कार्यों में लग जाता है। इससे भी जो है परिवार का, समाज का विघटन स्टार्ट हो जाता है। वो व्यक्ति जो है समाज से दूर होता जाता है, समाज उससे अपने आप को अलग कर लेता है क्योंकि ये तो गलत कार्यों में लिप्त हो गया है ना, तो उससे भी सामाजिक विघटन हो जाता है। फिर एक बात, पर्यावरण प्रदूषण। नगरीय क्षेत्र में जो है चूंकि बहुत सारे कारखाने हैं, बहुत सारे ट्रैफिक होता है ना, शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पाई जाती है। नगरीय क्षेत्र में जो है भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तनाव बहुत ज़्यादा, टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने बताया वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इससे जो है नगरीय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको टेंशन की स्थिति बनी रहती है, हमेशा तनाव बना रहता है। बहुत ज़्यादा तनाव होने से मानसिक असंतुलन की स्थिति बन जाती है, मानसिक रोगी हो जाते हैं लोग, है ना। इतना ज़्यादा प्रेशर उनको रहता है नगर में, मतलब उनको खर्च चलाने की समस्या रहती है, महीने का खर्च इतना ज़्यादा है कि उसको जो है कैसे करें, उसकी पूर्ति कैसे करें, तो इस तरह का एक टेंशन उनके दिमाग में हमेशा बना रहता है। इससे जो है मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं और वो रोगी हो जाते हैं, मानसिक रोगी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नैतिक पतन। नैतिक पतन का मतलब यहाँ पर यह है कि कई लोग जो हैं गांव से शहर में आ जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर खर्चे ज़्यादा हैं, उनको खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है, काम नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, असामाजिक कार्यों में, अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। चोरी है, डकैती है, जुआखोरी है, इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और इससे जो है समाज का नैतिक पतन होने लगता है। ट्रैफिक समस्या बहुत ज़्यादा होती है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, पेपर में रोज ही आता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए, क्योंकि वाहन बहुत ज़्यादा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वाहन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना, और इससे जो है ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो गई है, इससे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि, है ना, वही मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जो है असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, इससे जो है समाज का नैतिक पतन हो रहा है। तो इस तरीके से ये टॉपिक पूरा हो गया, ग्रामीणवाद नगरवाद दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं और इसके बाद आगे हम पढ़ने वाले हैं कृषक या किसान समाज के आधार।